हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का वर्णन करेंगे। तो दृश्य श्रव्य क्या है, तो पहले हम बता दें। श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना। ठीक है, जैसे कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो जिसको हमें समझना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि दृश्य श्रव्य का उपयोग करते हैं, यानी कि चलचित्र दिखाया जाता है। यानी कि कभी कभी आप देखते हो कि पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कोई मूवी होती है, कोई चीज़ होती है जिसे दिखाया जाता है और उस टॉपिक को समझाया जाता है। उस टॉपिक में क्या होता है कि दृश्य और श्रव्य दोनों का ज्ञान होता है लोगों को। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उनकी एक एक लाइन जो है हमें समझ में आती है, और उसके बाद हम देखते हैं तो उनकी जितनी भी कहानियाँ हमें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, दृश्य श्रव्य। बच्चों को आँख और कान दोनों का ज्ञान इसमें बहुत अच्छे से बढ़ता है, शुद्ध उच्चारण भी मिल पाता है। अब इसके कुछ उपकरणों के बारे में भी हम जान लेंगे, जैसे कि कान और आँख दोनों के माध्यम से हम कुछ सीख पाते हैं, कुछ सीखने में हमें मदद मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद है विषय और शब्दों के बारे में कोई संशय नहीं रहता, यानी कि देखने और सुनने के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोई शंका, कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। उसमें शुद्ध उच्चारण भी होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। अनुचित और अनियोजित, यानी कि जो गलत है जो सही है उसका भी इस्तेमाल करना हम सीख जाते हैं। उसके बाद है शिक्षकों को इन सर्विस प्रशिक्षणों में इन सहायताओं का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि शिक्षकों को भी दृश्य और श्रव्य दोनों को, यानी कि देखने और सुनने का जो ज्ञान है उसको सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। पाठ्यक्रम में दृश्य और श्रव्य सहायता के साथ साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए, यानी कि देखना और सुनना। कोई भी अगर हम टॉपिक को उठा करके अगर हम उसे टीवी पर दिखाएंगे, जैसे बुक है, उसको तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी कहानी अगर हम चलचित्र के माध्यम से दिखाएंगे, यानी कि मूवी की तरह दिखाएंगे, तो वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, डिज़ाइन किया जाना चाहिए। उसके बाद है अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। उसके बाद जो भी चीज़ दिखाया जाता है उसको समझने में मदद मिलता है। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच बेहतर होती है। छात्रों के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता होती है, जो विशेष ज्ञान होता है, उसमें भी वो सफलता पा लेते हैं। उसके बाद है इसमें छात्रों का ध्यान विषय रूप से केंद्रित रहता है, यानी कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें हमें कितना आनंद आता है, हम उसे आराम से बैठ कर के देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है। उसी तरीके से उसके बाद आता है इसमें छात्रों का उत्साह बना रहता है, यानी कि जो चीज़ को हम देखते हैं, कुछ नया चीज़ हमारे सामने आता है तो उस चीज़ को हमें उत्साह, यानी कि खुशी होती है उस चीज़ को जानने के लिए। उसके बाद आता है ज्ञानेंद्रिय के जरिए नई जानकारी भी मिलती है, यानी कि इन दोनों इंद्रियों, आँख और कान, इन दोनों के इंद्रियों के कारण हमें नई जानकारी भी मिल पाती है। छात्रों को नए अनुभव भी मिलते हैं, यानी कि दोनों के माध्यम से। अगर हम सिर्फ सुनेंगे तो उतना अनुभव नहीं मिलेगा जितना हमें देख करके कोई चीज़ सीखने को मिलता है। ठीक है, इसमें छात्रों को शुद्ध उच्चारण में भी मदद मिलता है, यानी कि जो चीज़ वो बोलता है, जैसे गाना हमें तुरंत याद हो जाता है शुद्ध उच्चारण के साथ, तो उसी तरीके से अगर हम कोई कविता को देखेंगे तो वो भी हमें शुद्ध उच्चारण के साथ समझ में आ जाता है। दृश्य और श्रव्य सामग्री का चुनाव करते समय शिक्षार्थियों को उनके स्तर के योग्यता का ही ध्यान देना चाहिए। यानी कि छोटे बच्चे अगर उनको बड़ी चीज़ों, बड़ी क्लास की चीज़ों को दिखाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, और जो बड़े बच्चे हैं उनको हम छोटी क्लास की चीज़ों को दिखाएंगे तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उनके स्तरों को, उनके लेवलों और एजों को देख करके ही हमें दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव करना चाहिए। भाषा और तकनीकी को भी सरल रखना चाहिए जो कि बच्चों को समझ में आए। दृश्य और श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल सीधे तरीके से करना चाहिए, घुमा फिरा करके नहीं। एक एक चीज़ को दिखाना चाहिए, एक एक चीज़ को सुनाना चाहिए, तभी जाके हमें समझ में आएगा। उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया है। बाहर की नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।